तो माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बोले पावर हाउस ऑफ द सेल, बोले एटीपी मिल ऑफ द सेल, एटीपी सिंथेसिस बोले तो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या क्लोरोप्लास्ट की बात करें, दोनों में दो यूनिट मेम्ब्रेन, जो हम स्ट्रक्चर यहाँ लेके चलते हैं मिलता जुलता, हम लोग क्लोरोप्लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। दोनों में दो यूनिट मेम्ब्रेन्स होंगी, दोनों में दो ही चैम्बर्स होंगे। दोनों की आउटर मेम्ब्रेन में हम लोग पोरिन्स की बात करेंगे, दोनों की इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होगी, एक तरफ क्रिस्टी बनेगा और दूसरी तरफ वहाँ पे थाइलेकोइड बनाएंगे। दोनों में डीएनए बताएंगे, दोनों में आरएनए बताएंगे, दोनों में राइबोसोम बताएंगे, दोनों ही सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, दोनों में एटीपी बनेगा। यहाँ जो बनेगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और वहाँ बनेगा तो उसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। दोनों में स्टॉक्ड पार्टिकल्स होंगे जिनको ऑक्सीसोम कहेंगे। यहाँ पर F0 F1 पार्टिकल बोल देंगे तो वहाँ पे CF0 CF बोल देंगे, C बोले तो क्लोरोप्लास्ट के लिए आ जाएगा। भाई साहब अपन तो यहाँ पढ़ा रहा है ना? आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं। चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। तो माइटोकॉन्ड्रियन दो यूनिट मेम्ब्रेन होगी। सुनिए बेटा, ये मैंने मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखा दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रियन पे दो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज मोर परमिएबल, इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ पोरिन्स, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होता है। ये घर पे सुलझा के आने सारे। बेटा चाउमीन, ए नूडल्स, गुड़िया रानी। तो आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल, इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होता है, तो इट इज मोर परमिएबल। हम इनर मेम्ब्रेन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो इट इज मोर परमिएबल क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोरिन्स प्रेजेंट है। याद करो, ये जो पोरिन्स होता है, ये पोरिन्स टनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है, टनल प्रोटीन है। ये चैनल या टनल प्रोटीन है। ऐसा पोरिन्स हमने बैक्टीरिया में भी बताया था और हमने पोरिन्स कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों की आउटर मेम्ब्रेन में भी होता है। तो पोरिन्स के कारण आउटर मेम्ब्रेन का परमिबिलिटी ज़्यादा होगा और आउटर मेम्ब्रेन एक कंटिन्यूस बाउंड्री बना रहा है। क्या बना रहा है, कंटिन्यूस बाउंड्री। आज फोन पे लगे हैं आप, छोड़ दो धोनी, आप तो अच्छे बच्चे हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया, क्या है बे, रंग बदल रहा है गिरगिट। तो माइटोकॉन्ड्रियन पर दो यूनिट मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर हो गया, एक इनर हो गया है दोस्तों। आउटर मेम्ब्रेन एक कंटिन्यूस बाउंड्री बना रहा है, आउटर मेम्ब्रेन का परमिबिलिटी ज़्यादा होगा और ये जो इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गया है। और जब ये इनफोल्ड हो गया तो जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स बनी है इनको क्या बोलते हैं आप लोग, क्रिस्टी कहते हैं। एक को क्रिस्टा कहेंगे, एक से ज़्यादा को क्रिस्टी। क्रिस्टा सिंगुलर हो गया है, एक से ज़्यादा को क्रिस्टी कह देंगे, प्लूरल हो गया है। ये क्रिस्टी हैं, क्या है ये, क्रिस्टी हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे दो यूनिट मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर एक इनर। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस बाउंड्री बना देगा, आउटर मेम्ब्रेन का परमिबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ पोरिन्स, और इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुआ तो जो इनफोल्डिंग्स बन गई हैं इनको आपने क्रिस्टी, वो सिस्टर नहीं था। आपने ईआर और गोल्जी बॉडी की बात की, वो सिस्टर नहीं था, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पैरेलली अरेंज्ड इंटरकनेक्टेड, ये क्रिस्टी है। क्रिस्टी और कहाँ सुना है, ऑब्वियसली क्रिस्टा क्रिस्टी सुनने वाली चीज पे ही सुना होगा। सुनने वाली चीज से ही सुना होगा। एयर में सेमी सर्कुलर कैनाल, उसका एक एंड फुल जाता है, एम्पुला बनाता है, उस एम्पुला के अंदर क्रिस्टा होता है और वो डायनामिक या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। कुछ याद है रे? तो अभिमन्यु कैप्चर्ड डायनामिक रैंक्स, क्या रे,
तो इस तरह से एम्पुला के अंदर क्रिस्टा होता है, और क्रिस्टा जो होता है वो क्या करता है, डायनामिक और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। मैरी गो राउंड देखा होगा आप लोगों ने, ए बेटा झूले, मेले में झूले। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 यूनिट मेम्ब्रेन है और 2 ही चैम्बर्स होते हैं। ये जो चैम्बर दिख रहा है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये आउटर चैम्बर होगा, ये आउटर चैम्बर है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है, तो इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल देंगे, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आ गया है। या फिर आप इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल दोगे। क्या बोल दोगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल दोगे। तो 2 मेम्ब्रेन है और 2 ही चैम्बर है। अंदर की तरफ ये चैम्बर जो दिख रहा है, ये चैम्बर जो होगा ये इनर चैम्बर होगा। क्या होगा, इनर चैम्बर होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन एक कंटिन्यूस बाउंड्री बना रहा है, आउटर मेम्ब्रेन का परमिटिविटी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ पोरेंस, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, इनफोल्डिंग हुई है, आउटफोल्डिंग नहीं हुई है। इनफोल्डिंग्स को सिस्टर्नी कहा, क्या कहा, क्रिस्टी कह दिया। क्या कह दिया, क्रिस्टी कहा है। सिस्टर्नी वहां था, कहाँ था, यारो गोल्जी बॉडी में। तो 2 ही चैम्बर होंगे, एक आउटर चैम्बर है, एक इनर चैम्बर है, और इन दोनों के लिए एनसीईआरटी एक लैंग्वेज बोल रहा है, ये एक्वस एनवायरनमेंट है। क्या है, एक्वस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटरी फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये चैम्बर्स एक्वस एनवायरनमेंट है। क्या है, एक्वस एनवायरनमेंट है दोस्तों। तो जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इस इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इस पर कुछ स्टॉक्ड पार्टिकल्स होते हैं, और इन स्टॉक्ड पार्टिकल्स को आप लोग क्या बोल देते हैं, उनको आप लोग बोल देते हैं ऑक्सीसोम्स। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीसोम्स बोल देंगे। तो ये इनर मेम्ब्रेन पर जो स्टॉक्ड पार्टिकल दिख रहे हैं इनको ऑक्सीसोम, OXI लिखो, OXY लिखो, बोथ स्पेल्स आर करेक्ट। तो ये ऑक्सीसोम्स है। क्या है ये, ऑक्सीसोम्स है। इनको F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं दोस्तों। ये स्टॉक्ड पार्टिकल्स हैं, स्टॉक यहां पे देखने को मिलेगा, स्टॉक्ड पार्टिकल्स हैं। तो इनर मेम्ब्रेन पर स्टॉक्ड पार्टिकल है, और ये जो इनर चैम्बर जो है, इस इनर चैम्बर के अंदर जो मेटेरियल भरा हुआ है उसे आप लोग मैट्रिक्स बोलते हो। क्या बोलते हैं इसे, मैट्रिक्स बोलते हो दोस्तों। इस मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल के लिए एंजाइम मौजूद होंगे। कौन सा, क्रैब साइकिल। साइंटिस्ट का नाम ही क्रैब्स था, क्रैब नहीं था, क्रैब्स का साइकिल नहीं है, वो क्रैब साइकिल है। तो यहाँ पे क्रैब साइकिल के एंजाइम मौजूद होंगे, एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, अगर आपको याद आ रहा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया पे 2 यूनिट मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ही चैम्बर्स होते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होगा, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होगा तो क्रिस्टी बन जाएगा, और इनर मेम्ब्रेन पे जो स्टॉक्ड पार्टिकल्स हैं उनको ऑक्सीसोम्स F0 F1 पार्टिकल्स बोल देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है, यहाँ पे एटीपी बन रहा है, और एटीपी ऑक्सीसोम के हेड पार्ट में बनता है। एक छोटे से डायग्राम से अलग से ले लेंगे, वैसे तो डिटेल आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, मैं केवल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, एप्लीकेशन वहाँ कर लेंगे आप लोग। इन सब के अलावा अंदर यहाँ पे क्या होगा, अंदर यहाँ पे डीएनए होता है। क्या होता है, यहाँ पे डीएनए देखने को मिलता है। क्या मिलता है, डीएनए, ये डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होगा उसे आप क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। बोले तो एमटी डीएनए, नॉट एम्प्टी। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये वाला डीएनए तो मैंने ये एक स्ट्रैंड बना दिया, ये दूसरा स्ट्रैंड बना दिया, 2 स्ट्रैंड्स है, लेकिन ये लीनियर है और ये क्या है, सर्कुलर है। ये दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये लीनियर है, ये सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर डीएनए होता है, ये सुपर कॉइल्ड होता है, कॉइलिंग बहुत ज्यादा है, ये सुपर कॉइल्ड होता है। क्या होता है, सुपर कॉइल्ड। हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो डीएनए लीनियर डीएनए होता है, ये वाला सर्कुलर डीएनए है दोस्तों।
और यहाँ पर ए और टी का रेशियो ज़्यादा होगा और उसके अंदर सी और जी का रेशियो ज़्यादा होगा, तो वो ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है, मतलब जी सी रिच होता है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये जो डीएनए होता है नेकेड होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। नेकेड है मतलब हिस्टोन्स एब्सेंट होगा बेटा जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या है, डीएनए मौजूद है और डीएनए का एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है। जब एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रहा है इस डीएनए के लिए, जब एनसीईआरटी यहाँ पर इस डीएनए के लिए बोल रहा है कि ये डीएनए, एनसीईआरटी कह रहा है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, तो वो गलत नहीं लिख रहा है। वो कहना चाह रहा है ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये एक ही है, एक ही तो है। और ये डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलर है, सर्कुलर ही तो है। उसने ऐसा नहीं लिखा कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो जबरदस्ती यहाँ पर एडिट करने की जरूरत नहीं है। उसने लिखा ये डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलर है, ये डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल है, तो एनसीईआरटी ने ये सही लिखा है, कोई गड़बड़ नहीं लिखा है दोस्तों। सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है और वो सर्कुलर है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं लिखा क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता ही नहीं है, तो उसने सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल लिखा है। डीएनए के अलावा अंदर आरएनएस भी होंगे, क्या होंगे, आरएनएस भी होंगे दोस्तों। इसके अलावा अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है उन्हें माइटोराइबोसोम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, माइटोराइबोसोम्स बोल देंगे। ये माइटोराइबोसोम्स हैं जो 70H टाइप होते हैं, ये माइटोराइबोसोम्स हैं 70H टाइप। हमारी बात करें तो हम लोग मैमल्स हैं और मैमल्स में एक एक्सेप्शनल केस मिलता है 55S, बट एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। मैमल्स में क्या होगा, 55S होगा। तो डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम, तो ये अपनी कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है और खुद बना सकता है तो आप कहेंगे ये क्या हो गया है, ये सेमी ऑटोनोमस, खुद बना सकता है लेकिन कुछ ही बना सकता है। थोड़ा बहुत प्रोटीन ये खुद बना सकता है, ज़्यादा के लिए तो उसको न्यूक्लियस पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो मतलब ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है, क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल। राइबोसोम है, डीएनए है और आरएनएज है, तो खुद अपना प्रोटीन बना रहा है लेकिन नाम मात्र को, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर रहा। अल्टीमेट कंट्रोल तो इसके ऊपर किसका रहेगा, डायरेक्टर ऑफ सेल, बोले तो कंट्रोल रूम, बोले तो न्यूक्लियस का ही रहेगा। तो ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। तो माइटोकॉन्ड्रियन पे 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है और 2 ही चैम्बर्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है और 2 ही चैम्बर होते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। एक को माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, एक से ज़्यादा को माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल हो गया है, सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन। बोले तो ये पावर हाउस है, क्या है ये, पावर हाउस ऑफ सेल है। बोले तो एटीपी मिल है, क्या है, एटीपी मिल ऑफ द सेल है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है उस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेटिव, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का बनना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा दोस्तों। डिटेल फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ ही लेंगे दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया शोसेज शेप रहता है, सिलेंड्रिकल शेप रहता है और इसका नंबर जो होता है वो वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है डिपेंड्स अपॉन, किस बात पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल।
अगर सेल को एटीपी की डिमांड ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल इस बात पे डिपेंड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे कितनी यूनिट मेम्ब्रेन होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है। 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स होंगी, लाइक एंड न्यूक्लियस। 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स होंगी लाइक न्यूक्लियस, लाइक क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम पे कितनी होती है? न्यूक्लियस पे 0 होती है, न्यूक्लियस पे भी 0 होती है, और सेंट्रोसोम पे भी कोई यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है। पहले इसे नोट करो, फिर उसको नोट करेंगे। अच्छा ये बताओ, प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं ना, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। पिट जाएगा। कौन है प्रोकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है? मीजोजोम। कौन है जो उसके एनालॉगस होगा? तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? मीजोजोम्स देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे? मीजोजोम्स, जो एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जानते ही आप लोग, क्या छुपाया आपसे सिवाय एनसीईआरटी के? चलो शाबाश। पहले ये स्लाइड, जब तक आप एक स्पेसिफिक डाई से स्टेन नहीं करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किससे करते हैं? स्टेन बाय ज़ेनस ग्रीन बी। स्टेनिंग के बाद ही दिखाई देगा। चलें आगे। ये माइटोकॉन्ड्रियन, ये हमने आउटर मेम्ब्रेन बना दिया। येलो कलर से ये इनर मेम्ब्रेन बना दिया और इसको इनफोल्ड कर दिया। थोड़ा थिकनेस के साथ दिखा देते हैं। और इनफोल्ड किया तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोला क्रिस्टा। एक को क्रिस्टा कहेंगे, एक से ज़्यादा को क्रिस्टी बोल देंगे। तो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गया है और इस इनर मेम्ब्रेन पर यहाँ पर कुछ स्टॉक्ड पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो स्टॉक्ड पार्टिकल दिख रहा है इसको ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये ऑक्सीसोम है। इसमें ये बेसल प्लेट होगा, ये स्टॉक होगा और ये इसका हेड होगा। तो बाहर येलो कलर से आउटर मेम्ब्रेन है और ब्लू लाइन इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो गई तो क्रिस्टी बन गया, एक को क्रिस्टा कहेंगे। अंदर जो भरा रहता है यहाँ पे ये मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे अंदर मैट्रिक्स भरा होगा। क्या होगा? और बाहर जो होगा, यहाँ बाहर क्या होगा? साइटोसोल होगा। क्या होगा? क्योंकि बाहर साइटोसोल होगा, यहाँ पे साइटोसोल है, अंदर मैट्रिक्स है। आप इस डायग्राम को समझ पा रहे हैं? तो ये जो क्रिस्टा है, इस क्रिस्टा पर स्टॉक्ड पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। इन स्टॉक्ड पार्टिकल्स को आप लोग क्या बोलते हो? ऑक्सीसोम्स बोलते हो। इस ऑक्सीसोम के 3 पार्ट होंगे। ये जो दिख रहा है ये बेसल प्लेट है। क्या है बेटे? बेसल प्लेट है। इसको आप लोग F0 से डिनोट करते हैं। ये इसका हेड होगा। क्या होगा? इसको F1 से डिनोट करते हैं। और बीच में जो आ गया वो इसका स्टॉक हो गया है। तो ये स्टॉक्ड पार्टिकल हो गया है।
तो बेसल प्लेट हो गया, हेड हो गया, स्टॉक हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बन रहा है। मैकेनिज्म पूरा आप क्रेब्स साइकिल का वहीं पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, मैं हल्का सा एक दो लाइन बोल देता हूँ। तो ये जो एटीपी बनता है इस ऑक्सीसोम के हेड पार्ट में बनता है। कहाँ बनता है? हेड पार्ट के अंदर बन रहा है। तो एटीपी यहाँ बन रहा है इसके हेड पार्ट में दोस्तों। और यहाँ जो एटीपी बन रहा है तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बेटू? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल देते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का बनना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर। उसके लिए प्रोटॉन की पंपिंग होती है। क्या होती है? प्रोटॉन की पंपिंग होती है। तो प्रोटॉन जो होता है इसके लिए पंप होता है। एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिखा रखा है आपके प्लांट रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, वो इतना इतना दिखा रखा है केवल इनर मेम्ब्रेन का। उसमें अभी भी गलती है क्योंकि उसने लाइन लगाकर छोड़ दी है। डायरेक्शन भी कोई चीज़ होती है कि प्रोटॉन किस तरफ आएगा। तो प्रोटॉन इस तरफ आता है हेड पार्ट की तरफ, प्रोटॉन यहाँ से हेड पार्ट की तरफ जाता है। तो प्रोटॉन हेड पार्ट की तरफ आएगा मतलब मैट्रिक्स की तरफ आएगा, इनर चैम्बर की तरफ जाएगा। और जाएगा तो तब जब कहीं पे स्टोर्ड रहेगा। जब कहीं पे स्टोर्ड, कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन स्टोर रहता है। तो कहाँ पे स्टोर रहता है? आउटर चैम्बर में। तो ये जो आउटर चैम्बर जो होता है, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है, जिसे आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह रहे हैं, ये यहाँ पर किसका काम करता है? प्रोटॉन रिजर्वॉयर का काम करता है। यहाँ पे प्रोटॉन को इकट्ठा रखा जाता है ना। बाकी ग्रेडियंट व कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वगैरह सब कुछ वहीं पढ़ेंगे, मैं उसकी डिटेल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो आउटर चैम्बर बस इतना बता रहा हूँ, ये प्रोटॉन रिजर्वॉयर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोटॉन रिजर्वॉयर का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रहा है, वो उसके हेड पार्ट में बन रहा है। तो हेड पार्ट को अगर रिमूव कर देंगे तो एटीपी नहीं बनेगा दोस्तों। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोनिकेशन एक्सपेरिमेंट। क्या रे वाला? सोनिकेशन एक्सपेरिमेंट। इस पे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ना लिन मार्गुलस पे, भले ही वहाँ पे पूछ ले ओरिजिन एवोल्यूशन पे, लेकिन यहाँ पे कि सोनिकेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, कुछ बात नहीं करनी है। तो ये जो ऑक्सीसोम जो होते हैं इनको आप स्टॉक्ड पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्टॉक्ड पार्टिकल। इनको आप लोग F0 F1 पार्टिकल भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? F0 F1 पार्टिकल। यही ऑक्सीसोम है। क्या है? ऑक्सीसोम है। OXY लिखो, OXI लिखो, बोथ स्पेल्स आर करेक्ट। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है, इस माइटोकॉन्ड्रियन में बाइनरी फिशन होता है। क्या होता है? बाइनरी फिशन होता है। प्री एक्सटिंक्ट माइटोकॉन्ड्रियन जो होगा उसकी मेम्ब्रेन जो है इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। और जब फोल्ड हो गई है इसके अंदर, तो फिर उस केस में ये होगा इस तरह से, जब ये फोल्ड हो गया है तो एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं? बाइनरी फिजन से। फिजन हो गया है तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं? फिजन से बन रहे हैं। एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से। तो कब नंबर बढ़ता है? सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, या फिर सेल डिवीजन के समय इनका नंबर बढ़ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। कुछ नोट करना चाह रहे हैं आप लोग? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। सुनिए, लिखते ही नहीं हो तो क्या करें? तुम कोई नोट्स वोट्स ही नहीं बनाते, कुछ लिखते ही नहीं हो, क्या करें तुम्हारा? बोलो। सब कुछ सेल की फिजियोलॉजी, साइज भी, शेप भी, नंबर भी, सब कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जब सेल को एटीपी की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसमें क्रिस्टी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है,
और क्रिस्टल ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रियन का साइज और शेप भी चेंज हो जाएगा। जब डिमांड कम होती है तो क्रिस्टल लेस फ्रिक्वेंट देखने को मिलती है, तो शेप और साइज उसके अकॉर्डिंग है कि वो कंडेंस फॉर्म में है या ऑर्थोडॉक्स फॉर्म में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का केवल नंबर ही चेंज नहीं होता है, शेप और साइज भी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा। हाँ जी बेटा, क्या हो गया डीएनए रेप्लिकेशन को? क्या है? चुप बैठ जाएगा तू अभी लेके, चुप। उल्लू। क्या? उल्लू। मैंने क्या कहा था? सेल डिवीजन पढ़ाया था। कोई भी मतलब कुछ भी याद नहीं रखते हो यार तुम, ऐसा करोगे सोचा भी नहीं था। जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो पहले सेल डिवीजन की तैयारी करती है। तैयारी कुछ जीवन में होती है, कुछ एस फेज में होती है, कुछ जी2 में होती है। और जीवन में तैयारी हो रही है और एस फेज में, तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। वो न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में कर, हमने कहा था सेल ऑर्गेनेल का नंबर कभी भी बढ़ सकता है जी1 या जी2 में, लेकिन एनसीईआरटी की समरी में लिखा है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन इन जी1। तो जब जीवन में ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा तो पहले डीएनए की कॉपी तो तैयार होगी ना। अरे यार कहीं पे कोई भी लाइन लगी हो तो क्या? अरे बुद्धो, क्या है यार? मतलब वहां लिखी हो चाहे कहाँ लिखी हो, इससे मेरे को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मेरे को तो सिंपल सा मैकेनिज्म आता है। जब मैं कह रहा हूँ सेल ऑर्गेनल का नंबर जी1 में बढ़ रहा है, तो सेल ऑर्गेनल का नंबर जी1 में बढ़ रहा है तो बढ़ा दो ना जी1 में नंबर। हद हो गई। ये जीवन है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा देते हैं। ये एक माइटोकॉन्ड्रियन है, इसमें डिवीजन करवा के दो माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं, तो ये लो नंबर बढ़ गया। तो नंबर बढ़ेगा तो इसके पास जो डीएनए मॉलिक्यूल था पहले उसकी कॉपी तैयार होगी कि नहीं होगी? एक डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा। तो कहीं भी लाइन लिखी हो मेरे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो प्रायर टू एसफेज ही तो हो गया ना। हेलो, यू कांट गेन विदाउट पेन एंड पेन। मुझे सिर्फ ये चलाना आता है, ये अपने आप चार्ज होता रहता है मेरा तो, है ना। प्रायर टू एस फेज, जब एस फेज में डीएनए रेप्लिक, तो एस फेज में न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होगा। लेकिन ऑर्गेनेल का नंबर तो कभी भी बढ़ सकता है ना। तो ऑर्गेनेल का नंबर एनसीईआरटी कह रहा है जी1 में हो रहा है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन यहीं पे हो गया। तो जब इसके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल था, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, तो जब एक डीएनए मॉलिक्यूल था, जब दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे और दो बनेंगे तो इस डीएनए की कॉपी भी तो जानी चाहिए। तो इसका डीएनए पहले रेप्लिकेट होता है, तो प्रायर टू एस फेज ही तो हो गया नहीं, ऑर्गेनेल डीएनए का रेप्लिकेशन। समझ गए? 30 रुपये दे दो। सुनिए, प्लास्टिड्स। कोई आपसे पूछे व्हाट आर प्लास्टिड्स, तो आप वही जवाब देना जो व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया पे दोगे। हाँ तो दो ना, जवाब तो दो। सेल ऑर्गेनेल, डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल सेल ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनेल्स। अब प्लास्टिड्स सभी प्लांट सेल में देखने को मिलेगा और यूग्लिनोइड्स में भी मिलता है। क्या रे, यूग्लिना में भी मिलता है। तो प्लास्टिड्स सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं दोस्तों, 3 टाइप्स। तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। मतलब आपने कहा एरिथ्रोसाइट, आपने कहा ल्यूकोसाइट, आपने कहा थ्रोम्बोसाइट्स। आपने कहा एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स है, ल्यूकोसाइट जो है वाइट ब्लड सेल्स है। मतलब ल्यूकोसाइट रेड इन कलर या ग्रीन इन कलर, कलरलेस होती है, नॉट वाइट, कलरलेस। ब्लैक एंड वाइट कोई कलर नहीं होते, जो सभी को एब्जॉर्ब कर ले, जो सभी को रिफ्लेक्ट कर ले। बाकी रेडिएशन आप लोग जानते ही हो। क्या रे बेफिक्र, पढ़ा ही होगा।
खैर, तो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं। ये जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट है या नहीं है और है तो कौन सा है, इन सब को बेस बनाकर ये तीन तरह के प्लास्टिड बता दिए। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और जो दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरो है वो ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। क्या होते हैं? ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है किसकी? क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमा किसको कहते हैं? कलर को कहते हैं। तो ये क्रोमोप्लास्ट है। क्या है ये? क्रोमोप्लास्ट है। क्या है ये? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं ये? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो ये कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? कलर्ड होते हैं दोस्तों। तो तीन कैटेगरी है, एक कलरलेस हो गया बोले तो ये ल्यूकोप्लास्ट हो गए, और वो ग्रीन हो गए ये क्रोमो यानी कलर्ड प्लास्टिड हो गए। तो इनमें तो कोई पिगमेंट ही नहीं है ना, और पिगमेंट इनके अंदर है नहीं, तो ये क्या हो गए? कलरलेस। पिगमेंट एब्सेंट होगा, और पिगमेंट एब्सेंट है तो इनका काम क्या है? ये फूड को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। तो फूड का टाइप कौन सा होगा, उसके बेस पे ल्यूकोप्लास्ट जो है उनका टाइप भी अलग हो जाता है, साइज भी वेरी कर जाता है। तो अगर ये फूड स्टोर कर रहे हैं, अगर इन्होंने कौन सा फूड स्टोर कर लिया? इन्होंने स्टोर कर लिया अगर इन्होंने स्टार्च, अगर रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड स्टार्च होगा तो इनको आप लोग एमाइलोप्लास्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एमाइलम स्टार्च के लिए आता है। अगर इनका स्टोर्ड फूड क्या है? लिपिड है। क्या है? लिपिड, या ऑयल्स है या फैट्स है, तो आप उसे इलायोप्लास्ट कह देंगे। क्या कह देंगे? इलायोप्लास्ट कह देंगे। अगर इनका स्टोर्ड फूड जो है वो क्या होगा? प्रोटीन्स है, तो आप उन्हें एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्यूरोप्लास्ट, या फिर इन्हें प्रोटीनोप्लास्ट भी बोल देते हैं। तो रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड क्या होगा, उसके बेस पे इनके फिर से तीन टाइप हो गए। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें तो कोई पिगमेंट ही नहीं है, तो वो कलरलेस होगा। तो ये नॉन ग्रीन पार्ट्स में होता है। कहाँ होता है? नॉन ग्रीन पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। नॉन ग्रीन पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। रही बात क्लोरोप्लास्ट की, तो इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो ग्रीन है, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, बाकी आप लोग तो जानते ही हो। तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, और क्लोरोफिल जो होता है वो पिगमेंट होता है। तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। इस पिगमेंट के अलावा इस क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड्स भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? कैरोटीनॉइड्स भी देखने को मिलते हैं। कैरोटीनॉइड वो पिगमेंट होते हैं जो आपको क्रोमोप्लास्ट में भी मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, और ये लिपिड या फैट सोलुबल होते हैं। और जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है वो वाटर सोलुबल होता है। तो कैरोटीनॉइड ऑल्सो प्रेजेंट। और ये कैरोटीनॉइड जो होता है ये क्या होता है? ये फैट सोलुबल होता है। क्या होता है? फैट सोलुबल होता है। ये लिपिड सोलुबल होता है। ये फैट सोलुबल है, ये लिपिड सोलुबल है दोस्तों। तीसरी कैटेगरी है क्रोमोप्लास्ट की। इनमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलेंगे। कौन से पिगमेंट मिलेंगे? कैरोटीनॉइड पिगमेंट इसमें देखने को मिलेगा। कैरोटीनॉइड वहां भी है और कैरोटीनॉइड यहां भी है। तो क्रोमोप्लास्ट मिलता कहाँ है? क्रोमा यानी कलर को, तो कलर दे रहा है, ये फ्रूट्स को कलर दे रहा है, ये फ्लावर्स को कलर दे रहा है। किसको कलर दे रहा है? फ्रूट्स को कलर दे रहा है। उसके पेरिकार्प को कलर दे दिया है, फ्लावर के पेटल और सेपल को इसने कलर दे दिया है। कलर दे दिया है तो फायदा ही होगा। उस फ्रूट को कलर हो गया है तो कोई बर्ड फ्रूट की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको बाइट करेगा, इसको इधर उधर उसको सीड को गिरा देगा, तो इससे क्या होगा? सीड के डिस्पर्सन में हेल्प मिलेगा। कुछ याद आ रहा है?
और फ्लावर की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है कोई इंसेक्ट, तो उसके विंग्स के लेग्स के ऊपर वो पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। इस तरह से पोल्यूशन में हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी? पोलिनेशन में हेल्प मिलेगी। किस में हेल्प मिलेगी? पोलिनेशन में हेल्प मिलेगी। कुछ याद आ रहा है बेटा? एंटोमोफिली। तो इस तरह से पोलिनेशन में हेल्प मिल जाएगी। तो प्लास्टिड्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ऑल प्लांट्स में होंगे। और कहाँ पे होंगे? ये यूग्लिनॉइड्स में होंगे। कहाँ होंगे? यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड का कोई एग्जांपल बता दो। बहुत बढ़िया। कैसे कर पाते हो आप लोग? यहाँ पर तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट, तीन तरह कर हो गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट है या नहीं है, और है तो कौन सा है, इसके बेस पे आपने कहा ये तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। कुछ नोट करना चाहेंगे आप लोग? चाहो फिर? कैरोटीन और जेंथोफिल सुना होगा ना आप लोगों ने? हेलो? जेंथोफिल सुना होगा? जेंथोफिल। चलूं बेटू आगे? कौन बचा? क्या बनाए ये? फैला दो कॉपी के पन्ने को ऐसे। ये डायग्राम भी बीचों बीच बेटा। लैंडस्केप। तो यहां भी दो यूनिट मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन होगा, आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया है। जिस तरफ लिख रहा हूं उस तरफ लिखना, बीच में जहां जहां जगह आएगी फिर बाद में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी, ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं। मैं बता रहा हूँ, कंडक्टर तो पहले ही कूद के भाग जाएगा। मैं बता रहा हूँ। इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन इस तरफ लिखा है मैंने। तो दो मेम्ब्रेन्स हैं और दो ही चैम्बर्स होंगे। एक आउटर चैम्बर होगा, एक इनर चैम्बर होगा। ये जो है ये आउटर चैम्बर है। और ये जो है ये इनर चैम्बर होगा। क्या होगा? इनर चैम्बर होगा। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पोरिन्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जानते ही आप लोग। क्या छुपाया आपसे? नोट करो। इतना रुक क्यों गए? अब इनसे साथ साथ डायग्राम नहीं बनेगा।
सब जगह लिखना है, जहां जहां जगह होगी वहां वहां लिख देंगे। बोर्ड खत्म हो गया यहाँ था, अब यूनिवर्सिटी शुरू होगा। हो गया इतना? रुक जाओ, पहले पीले कलर से लाइन खींचेंगे उसके बाद में फिर नीले कलर से। बेटा क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रियन। ये माइटोकॉन्ड्रियन है, इससे साइज बड़ा होगा यहाँ पे इसका। वो कैसा था, कैसा था वो? उधर से वैसे नहीं दिखाता है इसको, इस पे नंबर पे। हाँ जी, ये जो आपने बनाया था ये कैसा था? शोशे शेप। और ये कैसा है? लैन शेप्ड है। तो दो मेम्ब्रेन है, दो ही चैम्बर्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होगा, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुआ, वहाँ इनफोल्ड हुआ तो क्रिस्टी बना था। यहाँ जब इनफोल्ड हुआ तो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर उससे डिटैच हो गया, उससे अलग हो गया और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गई जिसको थाइलेकोइड बोल दिया। क्या बोल दिया? थाइलेकोइड बोल दिया। और इस थाइलेकोइड को हम लोग बोलते हैं थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो 2 से हो गया फ्री है। हेलो, तो थाइलेकोइड को थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट बोल दिया है। इस तरह से थाइलेकोइड भी इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना है, लेकिन वहां जो क्रिस्टी बना था वो उससे अटैच था। क्या था? और ये इससे क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। और इस तरह से पूरा स्टैक बन गया, एक थाइलेकोइड पे दूसरा थाइलेकोइड अरेंज हो गया लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के ढेर की तरह। और ये जो ढेर बन गया है इसको बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे इसे? ग्रेनम कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? ग्रेनम कहेंगे। और इस पर भी आपको स्टॉक्ड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिनको आप लोग ऑक्सीसोम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ऑक्सीसोम बोल देंगे। तो स्टॉक्ड पार्टिकल्स वहाँ भी थे, स्टॉक्ड पार्टिकल्स यहाँ भी हैं। क्या है? यहाँ भी मौजूद है। अबे क्या मौजूद है? तो यहाँ भी मौजूद है। तो इस तरह से पूरा ढेर बन गया है, इस तरह से पूरा ढेर यहाँ पे बन गया है दोस्तों। तो ये जो ढेर बना है ये थाइलेकोइड का पूरा ग्रुप कहलाएगा। तो आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होगा, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुआ, और इनफोल्ड हुआ तो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर उससे डिटैच हो गया, उससे अलग हो गया, और ये जो पूरा ढेर बन गया है इस ढेर को आपने क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया इसको? ग्रेनम बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? और जो एडजेसेंट को आपस में कनेक्ट करके रखेगा ये इंटरग्रेनम थाइलेकोइड होगा, या फिर आप इसको स्ट्रोमा लैमिला भी बोलते हैं। एक को लैमिला कहेंगे, एक से ज़्यादा को लैमिली बोल देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियन हो या क्लोरोप्लास्ट, दोनों पे दो यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं, दोनों में दो चैम्बर्स होते हैं, दोनों की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होगा। और पोरिन्स जो होती है ये चैनल प्रोटीन होती हैं, ये टनल प्रोटीन्स होती हैं, एंड दीज आर सिमिलर टू बैक्टीरियल पोरिन्स। और दोनों का इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होता है, वहाँ पे क्रिस्टी बना था जो उससे अटैच रहा, यहाँ पे उससे डिटैच हो गया तो थाइलेकोइड बन गया। तो थाइलेकोइड को थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक सैक को आप लोग थाइलेकोइड कहेंगे, पूरे ग्रुप को आप लोग ग्रेनम कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेनम। ये जो पूरा ग्रुप जो बन गया है इसको आप लोग ग्रेनम कहेंगे। तो व्हाट इज ग्रेनम? ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड्स। जो थाइलेकोइड का जो ग्रुप बन गया है उस ग्रुप को आप लोग ग्रेनम कह रहे हैं। एक ढेर को ग्रेनम कहेंगे, एक से ज़्यादा को ग्रेना कहेंगे, मतलब प्लूरल क्या हो जाएगा? ग्रेना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेना हो जाएगा।
तो पूरा ढेर बन गया वो ग्रैनम। एक को ग्रैनम कहा, अगर एक ढेर लग गया वो ग्रैनम है, 25 ढेर लग गए हैं तो वो ग्रैना होंगे। 5 को भी ग्रैना ही कहेंगे, लेकिन 20 को क्या कहेंगे? ग्रैना ही कहेंगे। और जो एडजेसेंट ग्रैनम को आपस में कनेक्ट कर रहा है वो इंटर ग्रैनम थाइलेकोइड है। ये दो ग्रैनम के बीच में है तो इसे इंटर ग्रैनम कहेंगे। दो के बीच में है तो उसे इंटर ग्रैनम कहेंगे। दो के बीच में है तो आप इसे इंटर ग्रैनम बोल देंगे। ये इंटर ग्रैनम थाइलेकोइड हो गया। इसको आप लोग स्ट्रोमा लैमिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिला भी बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, ये स्ट्रोमा लैमिला हो गया है बेटे। तो माइटोकॉन्ड्रियन या क्लोरोप्लास्ट दोनों में दो यूनिट मेम्ब्रेन होती है। दोनों में दो यूनिट मेम्ब्रेन होती है और दोनों में दो ही क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। दोनों में दो ही क्या होते हैं? चैम्बर्स। दोनों की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होगा, दोनों का इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुआ, वहाँ क्रिस्टी बना, यहाँ थाइलेकोइड बना। क्रिस्टी उससे अटैच रहा, थाइलेकोइड इससे डिटैच हो गया। एक को थाइलेकोइड कहेंगे। पूरा थाइलेकोइड का जो स्टैक बन गया, लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का ढेर जो अरेंज हो गया है, इसको आपने ग्रैनम कहा। एक ढेर ग्रैनम कहलाएगा, लेकिन ये ढेर भी ग्रैनम ही कहलाएगा। एक से ज़्यादा ढेर को ग्रैना कहेंगे, और जो इनको आपस में कनेक्ट कर देगा स्ट्रोमा लैमिली हो जाएगा। एक को लैमिला बोल देंगे या इंटरग्रैनम थाइलेकोइड। एक्चुअली दो तरीके के थाइलेकोइड्स होते हैं। एक्चुअली दो तरीके के थाइलेकोइड्स होते हैं। जो थाइलेकोइड विद इन ग्रैनम होगा, जो थाइलेकोइड विद इन, इसके अंदर जो थाइलेकोइड होंगे उनको बोलेंगे इंट्राग्रैनम। तो ये जो थाइलेकोइड्स हैं ये इंट्राग्रैनम थाइलेकोइड है, विद इन ग्रैनम है। और जो बिटवीन होता है उसे इंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये एक सेल है, सेल के अंदर कुछ चल रहा है तो क्या होगा? इंट्रा सेलुलर, और बाहर चल रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर। मैंने पहले ही कहा था, आप इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझते कि नहीं समझते? बेटा नीतीश कुमार जी, फिर से कोशिश की जाए, लेट्स क्रैक इट। अभिमन्यु रेडी? हाँ जी। सेल के अंदर चलेगा तो इंट्रासेलुलर, इन द सेल इंट्रासेलुलर, आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रासेलुलर, इन द सेल इंट्रासेलुलर, आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रासेलुलर है। इंट्रा, ये इंट्रा है, ये इंट्रा है। इन द सेल इंट्रासेलुलर, इन द सेल इंट्रा, आउटसाइड द सेल, बिटवीन द सेल्स है तो वही एक्स्ट्रा, लेकिन कब बिटवीन बोलना है और कब इसको इंटर बोलना है, बस वही गेम है और कुछ भी नहीं है। तो आप समझ गए मेरी बात को कि कब उसे इंटर बोलना है। मतलब दो के बीच में होगा तो इंटर होगा, और विद इन होगा तो वो इंट्रा होगा। समझे या नहीं समझे? लेट्स क्रैक इट। ग्रैनम ग्रैनम, नहीं समझे मेरी बात को। दो के बीच में होगा तो इंटर होगा, और एक में ही होगा तो वो इंट्रा होगा। फिर से तैयारी करते हैं। ग्रैनम ग्रैनम, ग्रैनम ग्रैनम, ग्रैनम ग्रैनम, विद इन ग्रैनम। बहुत बढ़िया। भूखे तो तुम नहीं मरोगे, रैलियों में तुमको लेके जाऊंगा मैं कम वक्त लेकर। तो दो तरीके के थाइलेकोइड्स हो गए। मतलब थाइलेकोइड का एलिमेंट या तो विद इन होगा या फिर बिटवीन हो जाएगा। और इन थाइलेकोइड पे ये जो स्टॉक्ड पार्टिकल दिख रहा है ये ऑक्सीसोम है। तो ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या क्लोरोप्लास्ट में? दोनों में देखने को मिलता है, दोनों में देखने को मिलता है। दोनों में ही एटीपी बनता है, और एटीपी जब भी बनेगा इसके हेड पार्ट में बनेगा। कहाँ बनेगा? इसके हेड पार्ट में बनेगा। खैर, अब अंदर जो चैम्बर, ये आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर, और इनर चैम्बर में यहाँ पे जो भरा हुआ है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रोमा। मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रोमा बोलते हैं। तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रैब साइकिल चल रहा था, और जो क्रैब साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसको C3 साइकिल बोलते हैं या C4 साइकिल? सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, TCA।
और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। कुछ कहना चाह रहे थे तुम लोग? सड़ुआ। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। जी बाबू जी सुनिए, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस का लाइट और डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन कहां पे होगा? ग्रेना में होगा। कहां पे होगा? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहां होता है? स्ट्रोमा में। तो यहां पर लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस होगा। स्टॉप टॉकिंग प्लीज। आपके डिस्कशन से ना तो टाइम ना क्लास बंद होने वाली है। क्या करना है फोन का? तोड़ दो। सुनो, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, उसका लाइट और डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन तो ग्रेना में होगा और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन ऑफ, यहाँ जगह बची है। बाद में मत कहना कि मेरे को बताया नहीं था मास्टर ने। यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा। तो जो डार्क रिएक्शन होता है आप उसको क्या बोलते हो? केल्विन साइकिल। कुछ याद आ रहा है? मेल्विन, केल्विन, ये दो लोग थे या एक ही जना था? एक ही जना था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बंदा दुखी हो गया रेडियो एक्टिव चीज़ें, तब उसने कहा कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें की जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ सीखो कम वक्तों, सीखो। तुम भी यूक्रेन और रशिया के बाद ही कुछ पॉजिटिव करोगे क्या? कहते हम तो तैयारी कर रहे हैं, कब हो जाए फिर हम भी पॉजिटिव चीज़ें निकाल के लेके आएंगे। तो केल्विन साइकिल क्या बोलते हैं इसको? C3 साइकिल। तो कोई आपसे कहे क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन C2 साइकिल, C3 साइकिल या C4 साइकिल, तीनों में ही इन्वॉल्व होता है। वो कौन है जो C2 साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अलावा पार्टिसिपेट करता है? पेरोक्सिसोम। कौन पार्टिसिपेट करता है? पेरोक्सिसोम पार्टिसिपेट करता है। तो लाइट रिएक्शन यहाँ होगा, डार्क रिएक्शन यहाँ पे होगा। इसको आप लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हो, जानते हो ना आप लोग? ये ब्लैकमैन रिएक्शन भी है। फिक्सेशन ऑफ CO2 हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे DNA भी है। कैसा DNA होगा? वैसा ही होगा जैसा आपने समझा है। उसे बोला था माइटोकॉन्ड्रियल DNA, ये PTDNA, प्लास्टिडियल, या फिर इसको क्लोरोप्लास्ट यानी CPDNA बोल देंगे। क्या बोल देंगे? CPDNA बोल देंगे। DNA के अलावा यहाँ पे RNA भी होगा। क्या होगा? RNAs भी होंगे। देखो यहाँ पे जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ पे RNAs भी हैं। और यहाँ पर राइबोसोम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स भी होते हैं। और ये क्या होंगे? प्लास्टिडोराइबोसोम। वो क्या थे? माइटोराइबोसोम। ये क्या हो गए? प्लास्टिडोराइबोसोम्स। तो DNA है, RNA है, राइबोसोम है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप कहेंगे ये क्या हो गया है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल हो गया है। तो ये भी सेमी ऑटोनोमस होगा। क्या होगा? सेमी ऑटोनोमस हो जाएगा। ये जो थायलेकोइड का जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? क्वांटासोम्स। क्या देखने को मिलते हैं? और जिसमें कौन से पिगमेंट्स होंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्वांटासोम्स हैं। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। प्रेजेंट। ये छोटी छोटी जो आपको दिख रही हैं, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं। ऑयल्स वगैरह, फैट सोलबल वाइटामिन इनमें स्टोर रहते हैं। कोई बताएगा इन लिपिड ड्रॉपलेट्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लास्टो
ग्लोब्यूली। ये मैंने प्रोटीन का ओरिजिन सेंटर दिखा दिया है। यह मैंने प्रोटीन का ओरिजिन सेंटर दिखा दिया है, प्रोटीन का ओरिजिन सेंटर दिखा दिया है। अब इस प्रोटीन के ओरिजिन सेंटर के चारों तरफ स्टार्च इकट्ठा हो गया। कौन इकट्ठा हो गया? ये स्टार्च इकट्ठा हो गया। ये कंसेंट्रिक रिंग्स बन गई हैं, या फिर ये एक्सेंट्रिक रिंग्स बन गई हैं। ये एक्सेंट्रिक रिंग्स बन गई हैं, बट छोरियों दीज आर नॉट ईयर रिंग्स। ये स्टार्च ग्रेन्यूल है जिनका ओरिजिन सेंटर प्रोटीन होगा। तो इस तरह के स्टार्च ग्रेन्यूल को आप लोग क्या बोलते हैं? पायरेनोइड्स। क्या बोलते हैं इन्हें? तो मैंने वहाँ पर क्या दिखा रखा है? बीच में प्रोटीन दिखा रखा है और चारों तरफ मैंने स्टार्च दिखा रखा है, तो ये पायरेनोइड्स हैं। मतलब एनसीईआरटी कह रहा है ये बिसाइड स्टार्च प्रोटीन भी स्टोर कर रहा है। लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा गाँव वालों? तो ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं। क्या है ये? स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं। क्या है ये? जब स्टार्च ग्रेन्यूल का ओरिजिन सेंटर प्रोटीन होगा तो इसे क्या बोलेंगे? पायरेनोइड। और एटीपी बन रहा है, और एटीपी जो बनता है वो इसके हेड पार्ट में बनता है। कहाँ बनता है? हेड पार्ट में। यहाँ पे एटीपी बन रहा है, और यहाँ जो एटीपी बन रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? फोटो फॉस्फोराइलेशन। वहाँ क्या बोला था? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और फाइनली डिस्को वाले खिसको, क्योंकि आ गया रूबिस्को। तो ये रूबिस्को है। याद करो, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी कोलेजन होता है। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? इस दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज मिलता है। रूबिस्को कार्बोहाइड्रेट है 720। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज होता है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ द यूनिवर्स रूबिस्को है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, लेकिन ये यूनिवर्सल प्रोटीन नहीं है। हमारे अंदर थोड़ी मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा क्या? ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर हो सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सल प्रोटीन नहीं है। कुछ नोट करना चाह रहे हैं आप लोग? थैंक यू।